नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही सरल सा टॉपिक होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं अगर एक आसान से क्वेश्चन की बातचीत करूं तो आपसे पूछ लेता है WPI का फुल फॉर्म क्या है, CPI का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सरल सा क्वेश्चन पूछता है कि WPI के आंकड़ों को कौन जारी करता है, CPI के आंकड़ों को कौन जारी करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान से भाषा में पूछे जाते हैं और लगभग लगभग मैं बातचीत करूं, आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए ताकि आप समझ बना सकें कि चीजें महंगी क्यों होती हैं, सस्ती क्यों होती हैं। ये चीज एक कॉन्सेप्ट आपका विकसित हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं, इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति को पढ़ना। क्या पढ़ेंगे? मुद्रास्फीति के बारे में हम आज के सेशन में पढ़ना शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कहेंगे एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति कहते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें, मतलब क्या कहा जा सकता है? कहेंगे आम जनमानस की भाषा में इसी मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। अब महंगाई में क्या होता है सबको पता है। महंगाई में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है, लगातार। जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस समय टमाटर का कीमत आज के 1-1.5 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो था। धीरे धीरे बढ़ते हुए 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो इस समय 80 या 100 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये क्या है? ये दिखाएगा टमाटर की कीमतों में वृद्धि हुई, मतलब टमाटर की कीमत के रिस्पेक्ट में महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो वस्तुओं की कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। मतलब एक लाइन में अगर हमको लिखना पड़े, समझाना पड़े, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे वस्तुओं की कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि, निरंतर वृद्धि, निरंतर वृद्धि महंगाई कहलाती है। महंगाई कहलाती है। आम जनमानस की भाषा में इसे, मानस की भाषा में इसे, की भाषा में इसे, इसे महंगाई कहा जाता है। महंगाई कहा जाता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, यह हम बातचीत करें इस स्थिति में मुद्रा की क्रय क्षमता, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। इसका क्या मतलब? इसको समझने का प्रयास हमारे साथ में करिएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में हमने आपसे ये परिभाषा की बातचीत करी, बिल्कुल आसान सी भाषा में। कोई हमने यहाँ पर इतने जटिल या क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो आपकी समझ से बाहर हो जाए। मैंने कहा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि। मान लीजिए मार्केट गए, आज आप बाजार जाते हो, और मार्केट जब जाते हो तो मार्केट से सपोज करिए आपने आज की डेट में 1 किलो आटा खरीदा, और आटा आपको सपोज करिए 35 रुपए किलोग्राम मिला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं कहता हूं सामान्य स्थिति। लेकिन अगले दिन या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब आटा खरीदने पुनः आप जाते हो और आटा कितने में मिलता है? 36 रुपए में। फिर 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद जाते हो और आटा कितने में मिलता है? इस बार 38 रुपए में मिलने लगा। फिर लगभग 20 दिन बाद जाते हो, 1 किलो फिर आटा खरीदा और इस बार आपको 39 रुपए मिला। और अगली बार जब आप गए तो 42 से 43 रुपए मिला। मतलब यहां पर कोई सीक्वेंस खोजने का प्रयास मत करिएगा कि नहीं 1-1 रुपए बढ़ रहा है, 2-2 रुपए नहीं।
50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे भी बढ़ सकता है। मतलब हम यहाँ पर जो कहना चाहते हैं, लगातार टर्म का इस्तेमाल हुआ है कि 35 रुपए से कीमत बढ़ते बढ़ते कितना हो जा रही, 43 रुपए, 45 रुपए तक हो जा रही। तो हम कहेंगे जब लगातार कीमतों में वृद्धि होगी तो उसको महंगाई कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। अब ध्यान समझना, मैंने दूसरा टर्म इस्तेमाल किया कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी होती। कमी का क्या मतलब, आज की डेट में आटा कितने में रुपए में मिल रहा था, 35 रुपए किलो मिल रहा था। जब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप 1 किलो आटा खरीदने के लिए गए, कितना देना पड़ा, 43 रुपए, मतलब 8 रुपए ज्यादा देना पड़ा। मतलब आपकी मुद्रा की क्रय क्षमता क्या हो गई, कम। पहले 35, मतलब आज की डेट में 35, 1 महीने बाद कितने में, 43। तो 8 रुपए सेम अमाउंट के लिए जब ज्यादा मुद्रा का भुगतान करना पड़े तो हम कहते हैं हमारी मुद्रा क्या हो गई है, उसकी क्रय क्षमता कम हो गई। समझ में आ गया कि नहीं, इतना क्लियर है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है, उसको क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, मैंने एक चीज यहां पर हम आपको बताते हैं, जो महंगाई होती है, जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो गरीब वर्ग पर पड़ता है। सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है, गरीब वर्ग पर पड़ता है। गरीब वर्ग पर पड़ता है। और अमीर वर्ग को इससे लाभ होता है। कैसे, तो और अमीर वर्ग को क्या होगा, और अमीर वर्ग को, अमीर वर्ग को इससे लाभ होता है, इससे लाभ होता है, लाभ होता है। अब कैसे लाभ होता है, इसको समझने का जरा हम दिमाग पर अपने जोर डालते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, समझने का बिल्कुल आसान सी भाषा में प्रयास करिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे और देखिए कैसे ये महंगाई आपकी काम करती, किस तरीके से आपका ये जो होता है गरीब को नुकसान करेगा और अमीर को एक प्रकार से लाभान्वित करेगा। देखो, जो गरीब वर्ग व्यक्ति होता है वो गरीब क्यों है, तो सिंपल सा उत्तर आएगा, सर गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए क्योंकि उसकी आय क्या होती, आय बहुत कम होती है। आय बहुत कम होती और अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए गरीब है। और अमीर के साथ क्या स्थिति है, अमीर की आय बहुत अधिक है। आय जो है, इनकम क्या है, बहुत अधिक है। हमने कहा बहुत अधिक इनकम है किसकी, अमीर की आय बहुत अधिक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर समझने का फिर से प्रयास करो। अब इनकम कम, मान लीजिए मैंने कोई व्यक्ति लिया, रमेश जी को यहां पर ले रहे, रमेश जी, सपोज करिए रमेश जी की इनकम 100 रुपए पर डे है। 100 रुपए क्या है, एक दिन की इनकम 100 रुपए। वहीं अगर अमीर व्यक्ति में कोई सुरेश जी को ले रहे हैं और सुरेश जी की आय कितनी है, सपोज करिए मैंने कह दिया 10,000 रुपए पर डे, 10,000 रुपए पर डे, एक दिन में 10,000 रुपए की इनकम होती है किसको, सुरेश जी। अब आपको पता है एक व्यक्ति जिसकी इनकम 100 रुपए है वो अपनी इनकम को क्या करेगा, तो आप सिंपल सी अर्थशास्त्र की भाषा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करेगा या तो सेविंग करेगा। कंज्यूम का मतलब खर्चा, कंजम्पशन उपभोग, आप इसको क्या कह सकते हो, उपभोग, कंजम्पशन। उपभोग का मतलब खर्चा और एस का मतलब सेविंग और सेविंग का मतलब बचत। और सेम सुरेश के साथ भी होगा, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो क्या करेंगे, या तो सेविंग करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो सेविंग करेंगे। अब आप समझिएगा, नॉर्मल स्थिति चल रही, बिल्कुल महंगाई देश में नहीं, तो रमेश जो है 100 रुपए इनकम प्राप्त करते हैं और 100 रुपए में सपोज करिए 70 रुपए खर्च कर देते हैं, रोटी चावल आटा सब्जी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य इस पर, और 30 रुपए क्या करते हैं, बचत कर लेते हैं। तो से कंजम्पशन कितना, 70 का, और सेविंग कितने की, 30 की। सेम सुरेश की बातचीत करें, सुरेश सपोज करिए बहुत अच्छा खाना खाता है, पनीर का सब्जी रोज खाता है, मटन चिकन रोज खाता है, और सपोज करिए मैंने कहा 2,000 रुपए कंजम्पशन पर खर्चा कर दे रहा है, और परिस्थिति 8,000 रुपए फिर भी इसकी क्या हो रही, पर डे बचत हो रही, हो रही।
अब ध्यान समझ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सामान्य स्थिति का ये सेगमेंट होता है, लेकिन अचानक से कीमतें क्या हो जाती है, कीमतें डबल हो जाए, मतलब महंगाई आ जाए। और महंगाई कितनी हो जाए, महंगाई डबल हो जाए, डबल हो जाए, 2x हो जाए, डबल, सामान्य स्थिति से जस्ट डबल हम कह दे रहे। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर रमेश जो है उसी वस्तुओं का उपभोग उसी मात्रा में करना चाहते हैं, तो अब कितना खर्चा करना पड़ेगा महंगाई के बाद? तो सर महंगाई अगर डबल हो गई तो अब 140 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। कीमतें डबल हो गई, कीमतें डबल हो गई, मतलब अब इनका क्या हो गया, तो हम कहेंगे रमेश को अब खर्चा करना पड़ेगा 140 रुपए। और सुरेश को कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो 2000 की जगह पर सुरेश खर्चा करेगा अब 4000 रुपया। अब परिस्थिति देखो, रमेश की 100 रुपए की इनकम और खर्चा कितना, 140। मतलब इनकम से ज्यादा अगर खर्चा है, मतलब आय अगर कम है, इनकम अगर कम है और खर्चा ज्यादा है, तो हम उसको कहते हैं घाटा, घाटा। और इस घाटे को पूरा करने के लिए रमेश उधार लेंगे। पहले तो मान लो अपनी बचत जो ये 30-30 रुपए हर प्रतिदिन बचत कर रहे थे, इससे अपना खर्चा चलाने का प्रयास करेंगे। जब बचत खत्म हो जाएंगी तो उधार लेंगे। और जब व्यक्ति उधार लेता है तो उधार पर उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, ये एक चक्र में फंस जाएंगे, एक चक्र में फंस जाएंगे, और ये क्या रहेगा, इनकी स्थिति ऐसे ही दयनीय बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ देखो क्या है, ये पहले 2000 खर्चा करता था, 8000 बचत कर लेता था। और जो 8000 बचत करता था, सपोज करिए वो इन्वेस्टमेंट कर देता था, निवेश कर देता था, जमीन के टुकड़े में, उत्पादन की प्रक्रिया में, शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब महंगाई के बारे में मैंने कहा कि भाई एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं की कीमतों में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट ये 8000 का सामान्य स्थिति में कर रहा था, अगर कीमतें बढ़ेंगी तो निवेश की कीमत भी तो बढ़ेगी। भाई कीमतें डबल हो रही तो इसके इन्वेस्टमेंट की कीमत 16000 रुपए हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? अब यही पर ध्यान समझना। तो इसको लाभ होगा सुरेश को, और सुरेश को लाभ होगा, और रमेश को क्या होगा, रमेश को हानि होगी। सुरेश को लाभ, लाभ क्यों, क्योंकि निवेश कर रहा था, और जब महंगाई आती है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, और सुरेश को क्या होगी, तो इसी चक्र में फंस जाएंगे। तो हम कहेंगे ये क्या है, एक हानि का चक्र है, लॉस का। तो आपने एक स्टेटमेंट लिखा, क्या स्टेटमेंट लिखा, कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है और अमीर वर्ग को इससे लाभ होता है। अमीर वर्ग को इससे क्या होता है, अमीर वर्ग को इससे लाभ होता है। क्लियर हुआ, स्पष्ट हो गया यहां तक चीजें? तो अमीर को लाभ और गरीब को हानि। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब देखो किसी भी देश में मुद्रास्फीति आती क्यों, यह हम पहले एक बातचीत करते हैं। दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, एक हेडिंग करो, और हेडिंग करो दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, है ना, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। ठीक, चलो देखो, जब हम आपसे बात करते हैं तो हम आपको दर के आधार पर जो मुद्रास्फीति के प्रकार है वो हम कुछ 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्या होता है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, या फिर क्या कहिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरे को हम कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति, इसको क्या कहेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक, अगले के बारे में बातचीत करें तो अगले को आप कहते हो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसको कहते हो रन अवे या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, रनअवे इन्फ्लेशन या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और चौथे की बातचीत करें तो चौथा क्या है,
चौथे को हम कहेंगे भैया हाइपर इन्फ्लेशन, चरम मुद्रास्फीति। क्या कहेंगे? चरम मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति या फिर हाइपर इन्फ्लेशन, या फिर हम क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। ये चार प्रकार की हम क्या कहे? मुद्रास्फीति के प्रकार हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग हम बांट कर पढ़ रहे हैं? तो हम कहेंगे ये दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार को हम बांट कर पढ़ रहे हैं। चलिए सुनिएगा। देखिए, रेंगती हुई मुद्रास्फीति का अर्थ होता है जब किसी देश में मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 3% के आसपास होती है। मतलब मुद्रास्फीति कितनी हो? जब किसी देश में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 3% के आसपास हो, 3% के आसपास होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 3% के आसपास होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, रेंगना धीरे धीरे। और इसके बारे में एक बात और कहें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो होती है अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में होती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इन्फ्लेशन जो होता है वो लगभग 1%, 2%, 3% के आसपास होता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रेंगती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को मिलती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, जापान, इन देशों में लगभग अगर हम कहें तो इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो लगभग 3% के आसपास होता है। 3%, 1%, 2%, 3% के अप्रॉक्स में होता है। अब चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? तो हम कहते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का जो रेट है, इन्फ्लेशन की जो दर है वो 3% से लेकर 10% के आसपास हो। कितना? 3% से लेकर 10% के आसपास होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो वॉकिंग इन्फ्लेशन है, चलती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति में। और ये कहां पर होता है? तो हम कहेंगे भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वॉकिंग इन्फ्लेशन की स्थिति पाई जाती, वॉकिंग इन्फ्लेशन की स्थिति पाई जाती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन की स्थिति पाई जाती है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वॉकिंग इन्फ्लेशन का सिचुएशन पाया जा रहा है। वही दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? मतलब जब थोड़ा तेज बढ़ने लगे। अब तेज बढ़ने का क्या मतलब है? कहते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 10% से लेकर 30% या 40% के आसपास हो। जब इन्फ्लेशन का रेट किसी अर्थव्यवस्था में कितना हो? तो हमने कहा 10% से लेकर 30% या 40% के आसपास हो, 30 और 40% के आसपास हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? हम कहेंगे सिंपल सी भाषा में वो आपकी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है। क्या कहेंगे? रनअवे इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन का सिचुएशन देखने को मिलेगा। और ये कहां पाया जाता है? तो हम कहेंगे ये वाली जो स्थिति है, ये जैसे आप सिंपल सी भाषा में बातचीत करें, जिन देशों में युद्ध वगैरह की स्थिति होती है वहां पर ये वाला सिचुएशन पाया जा सकता है। समझे? चरम मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में, चरम मुद्रास्फीति के बारे में हम आपसे बात करने चले हैं। और चरम मुद्रास्फीति क्या होगा? तो हम कहेंगे जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी देश में मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों में, मतलब 100%, 4 अंकों में मतलब 1000%, 5 अंकों में 10,000% से अधिक तेजी से बढ़ने लगती है, तेजी से बढ़ने लगती है तो उसे चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये कहां है? जिम्बाब्वे, सूडान, ईरान,
इस तरीके के देशों में ये वाली स्थिति हाइपर इन्फ्लेशन की पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब प्रश्न उठता है कि भैया मुद्रास्फीति आती क्यों है, मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं? तो अगला एक हेडिंग करो, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण क्यों होती है मुद्रास्फीति? किस कारण से किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति आता है? क्या कारण होता है? जब कारणों की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम कहें तो तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक मांग के कारण उत्पन्न होती है, जब डिमांड बढ़ जाती है, मतलब एक मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। दूसरा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और अगले की बातचीत करें तो एक होता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अगला क्या होता है? तो हम कह रहे हैं संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये तीन है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि हो, डायरेक्टली जब किसी देश में मांग में वृद्धि हो, तो आपको ये पता है इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत में भी वृद्धि देखने को मिलती है। और अर्थव्यवस्था में अगर मांग में वृद्धि के कारण किसी अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि के कारण अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगे तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे भैया वो मांग जनित मुद्रास्फीति। तो एक लाइन में लिख लीजिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी देश में मांग में वृद्धि होने के कारण जब किसी देश में मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, कीमतों में वृद्धि होने लगती है, तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक। पहला तो ये हो गया। मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होता है? मांग में वृद्धि के कारण अगर कीमतें बढ़ने लगे, और कीमतों में वृद्धि ही क्या है? आपने परिभाषा पढ़ा, कीमतों में वृद्धि को ही महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं ना, तो अभी आपने परिभाषा पढ़ी। दूसरा लागत जनित या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, लागत में वृद्धि हो गई, कच्चा माल महंगा हो गया, मजदूरों ने बढ़ा दी, जो आप पैसा उधार ले रहे हो उस पर ब्याज का ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें ओवरऑल, बिजली का किराया बढ़ गया, रेंट बढ़ गया। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, इसमें लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती, भाई लागत बढ़ेगी तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे क्या है? कीमत बढ़ गई कि नहीं? कीमत बढ़ गई तो महंगाई। तो लिखेंगे जब किसी देश में उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, तो उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति
कहते हैं, कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझाएं इसको और डिटेल में, हमने कहा कि रेंट महंगा हो गया। जिस बिल्डिंग में आप उत्पादन करते हो, रेंट पहले की अपेक्षा अब ज्यादा देना पड़ रहा है। मजदूर जो है वो मजदूरी की ज्यादा मांग कर रहे हैं, मतलब मजदूरी क्या हो गई, महंगी हो गई। जो आप ब्याज का भुगतान कर रहे हो वो भी ज्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ेगी। और ये जब ये प्राइस बढ़ रही है तो इसी प्राइस को बढ़ने को हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ रहा, इसी को ही तो इन्फ्लेशन कहते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। जब किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण, संरचनात्मक समस्याओं का मतलब जैसे अवसंरचनात्मक पिछड़ेपन के कारण काला बाजारी, जमाखोरी, इस तरीके की समस्याएं पाई जाती हैं और उसकी वजह से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, तो उसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब अगर एक लाइन में लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, जब किसी अर्थव्यवस्था में या जब किसी देश में, जब किसी देश में संरचनात्मक समस्याओं के कारण, संरचनात्मक समस्याओं ब्रैकेट में अवसंरचनात्मक कमियों, सड़कें अच्छी नहीं, कोल्ड स्टोरेज का अभाव है ना, अवसंरचनात्मक कमियों, कॉमा काला बाजारी, काला बाजारी या बाजारी, जमाखोरी आदि के कारण, ईटीसी है ना, समस्याओं, संरचनात्मक समस्याओं के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, सेवाओं की कीमतों में, कीमतों में वृद्धि होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, लगती है, तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। थोड़ा सा आप एनालिसिस करो हमारे साथ में, अगर कर पाओ तो। भारत कैसा देश है, आप सब लोग पढ़ते हो कि प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से जब भी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमको 2047 तक विकसित देश बनना है। तो अभी हमारी अवस्था है विकासशील की। तो भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब विकासशील देश है तो आपको मैं बता देता हूं, ये तीनों ही कारण एक साथ में पाए जाते हैं। विकासशील देश है, अब समझना, मतलब स्वाभाविक सी बात है हमारे देश में अवसंरचनात्मक विकास हो रहा है, हो रहा है ना, अभी अवसंरचनात्मक विकास हो रहा है। आपको पता है सड़कें, रेल का कॉरिडोर, ये अभी बन रहा है, अवसंरचनात्मक विकास हो रहा है, हुआ नहीं, हो रहा है, प्रक्रिया में, तो मतलब अभी पूरा नहीं। ठीक, लगातार विकास की प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है, विकास की प्रक्रिया चल रही है, चल रही है कि नहीं। जब विकास की प्रक्रिया होगी तो आप सबको पता है कि भैया लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है लोगों के पास धन क्या होगा, इनकम, आय में वृद्धि होगी। आय का मतलब आप तरलता कह दो, तरलता बढ़ेगी। अब आज आपके पास 100 रुपया है, कल आप जॉब में आ जाओ, 100 की जगह 1000 रुपए आपकी इनकम हो जाए, आपके द्वारा मांग बढ़ा दी जाएगी कि नहीं। तो अब जब व्यक्ति की रोजगार में जाएगा तो इनकम बढ़ेगी, मतलब तरलता बढ़ेगी, और जब तरलता बढ़ेगी तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति मांग बढ़ा देता है, और जब मांग बढ़ाता है तो तुरंत आपूर्ति नहीं हो पाती। आप आज की डेट में 1 लाख मोटरसाइकिल की डिमांड मार्केट में कर दो, 1 लाख, सबके सब जॉब में आ जाओ और 1 लाख मोटरसाइकिल, 1 लाख कार की डिमांड कर दो, क्या तुरंत सप्लाई हो जाएगी इतनी ज्यादा संख्या में मोटरसाइकिल और कार की? नहीं, समय लगता है। तो आप सबको पता है, अगर किसी आप क्या कहते हैं, किसी आप ऑटोमोबाइल मतलब कि एजेंसी के पास जाते हो या बाइक एजेंसी के पास जाते हो, जब बहुत ज्यादा बिक्री का सीजन होता है तो आपको क्या लेना पड़ता है, आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद समय क्या होगा, सप्लाई की जाती है। मतलब मांग बढ़ती है, तो मांग के बढ़ने के साथ आपूर्ति नहीं बढ़ती, और इसकी वजह से ही क्या होता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं। और जब कीमतें बढ़ती हैं
तो कीमतों में वृद्धि क्या है? यही तो महंगाई है। इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं? यही तो महंगाई पढ़ रहे हैं। कीमतों में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। कीमतों में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। अब भारत विकासशील देश है, सबको पता है। तो लोग क्या कर रहे हैं भाई? साल दर साल लोग मजदूरी की मांग ज्यादा करते हैं कि भाई हमको 5% 10% इंसेंटिव चाहिए। ठीक, लोग इसी तरीके से ज्यादा किराए की डिमांड करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? एक प्रकार से लागत के में भी वृद्धि लगातार होती रहती है। लागत में भी वृद्धि लगातार होती रहती है। और जब लागत में वृद्धि होती है तो ओवरऑल अगर हम कहें तो भारत में तीनों ही प्रकार की ये समस्याएं एक साथ में पाई जाती है। और जब तीनों ही समस्याएं एक साथ में पाई जाएंगी तो उसके क्या कहोगे? कहोगे भैया मुद्रास्फीति आ गई है। और ये भारत जैसे विकासशील देशों में तीनों ही पाई जाने के कारण मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रहती है। ठीक, अब यहीं पर हम चलते हैं मुद्रास्फीति की गणना। तो अगले ही हेडिंग करो, मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। भाई कोई भी देश मुद्रास्फीति की गणना क्यों करता है? क्या रीजन होते हैं? बिल्कुल सामान्य सी भाषा में कहें तो सरकारें मुद्रास्फीति की गणना इसलिए करती हैं ताकि वह यह पता कर पाए कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। और महंगाई अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब या फिर मार्केट में मांग ज्यादा है या कम। और मांग अगर ज्यादा है तो मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मतलब ये तरलता ज्यादा है या कम। मतलब अगर एक भाषा में कहें तो मुद्रास्फीति की गणना इसलिए की जाती है, या मुद्रास्फीति की गणना इसलिए की जाती है ताकि यह पता किया जा सके, कि अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा है या कम, मांग ज्यादा है या कम, अर्थात तरलता ज्यादा है या कम, और मुद्रास्फीति की गणना के लिए मुख्यतः दो सूचकांक होते तो ढेर सारे हैं, लेकिन अगर हम आपसे बातचीत करें मुख्यतः दो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। एक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और दूसरा क्या है? दूसरा हम कहेंगे डब्ल्यूपीआई, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? थोक मूल्य सूचकांक। ये दो आंकड़े जारी किए जाते हैं। ये दो आंकड़े क्या करते हैं? सरकार के द्वारा रिलीज करे जाते हैं। तो फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का, तो अब तो करने की स्थिति में हो जाओगे। ठीक, अब इन इंडेक्स को हम अगले सेशन में करेंगे। और तब तक के लिए एक इंफॉर्मेशन ले लो भाई, आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ना? तो सेशन को शेयर करो भाई, लाइक भी करते चलो भाई, सब्सक्राइब भी करते चलो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और कैसे ये आज का टॉपिक रहा, ये दोनों चीजें। ठीक, और यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप समझिए टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप जीके जीएस बाई सुधांशु सर को क्या कर सकते हैं? सुधांशु सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको क्लास के लिंक और आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं कल की क्लास में।